तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पे डिस्कशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स पे कवर करूंगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज पार्ट वन, और सेकंड पार्ट जो आएगा, सेकंड पार्ट सेकंड जो आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम पे, वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा चीज। इस चैप्टर को मैं दो पार्ट पे कवर करूंगा। ये वाला जो चैप्टर है वो पार्ट वन है, का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है दैट इज पार्ट टू, और उस पे मैं करूंगा वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो जो नए बच्चे हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आईसीएससी का सारा कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। और सबसे पहले आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध का, जिसमें ओवर 1000 सब्सक्राइबर या 1000 डाउनलोड्स बच्चों ने करे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी आप डाउनलोड कर लेना फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इजी है ये चीज़। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व द, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो कि 9th का टॉपिक है वो आपको पता होगा, बट वो हम करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट के सारे केसेस वो हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी। ठीक है, करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस, ये भी आईएमपी। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ के टाइप क्वेश्चंस। अब ऐसा ऐसा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वहां पे इसको कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप MCQ करोगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल आएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट ये MCQ में, जो MCQ होगा ना भाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने वाले हैं हम, सिलेबस में ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वन शॉट पे आप करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम करवा रहे हैं आज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं करा रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई। ऐसी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर टू हो। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ x² - 25 इक्वल्स टू 0, तो क्या सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है, ध्यान से देखें यहाँ पे, वो दो है। जिसकी हाईएस्ट पावर दो होती है, उस ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्या बोलता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब भी इक्वेशन आ जाता है किसी भी एक्स या वेरिएबल के ऊपर, अगर टू है उसके आगे इक्वेशन इक्वल्स टू लगा है, तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से देखा है, और नाइन में बहुत अच्छे से देखा है इसको, और सीखा भी है। नाइन में तो पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है इस पे। बट यहाँ पे 10th में इसको थोड़ा हमने अलग तरीके से देखना है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे यस सर, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है सर कि सबसे पहले अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, लेट सपोज x² - 3x - 10 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली मैंने, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² - 3x - 10। अब वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बोल लेता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये स्टार्टिंग है,
तो मैं इसको बहुत प्यार से आराम से लेते चलूंगा, ठीक है। लेक्चर लंबा हो सकता है, पर भाई एक बार आपने देख लिया ना तो ये पूरा चैप्टर आराम से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। मैं मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं सबके साथ लिंक बना के चलता हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं से भी टॉपिक रैंडमली उठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन रखी, मुझे पता है आपको आता है, और मैं ऐसा सच मान के चलता हूँ कि कोई भी बच्चा जो भी मेरे से पढ़ रहा है वो न्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सबसे पहले क्या करते हैं, देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जो भी मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा 1, तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है किससे, कांस्टेंट नंबर से, जो पीछे कांस्टेंट नंबर है। तो ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो वो हो जाएगा 1 × -10, दैट इज -10। अब मैं इसके -10 के फैक्टर्स निकालता हूँ। अब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर -10, तो मैं क्या करता हूँ, इस -10 को हटा के सिर्फ 10 का ही निकाल लेता हूँ। तो 10 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पे क्या आया, 2 और 5, ठीक है। यहाँ पे मेरे पे क्या आया जी, 2 और 5। अब इस 2 और 5 को देखो, और 2 और 5 को देख के, 2 और 5 को देख के मुझे इसको ऐसा स्प्लिट करना है। 2 और 5 को ऐसे देख के मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि 2 और 5 पे मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, प्लस या माइनस ऐसा करना है कि भाई ये क्या हो जाए, -3 आ जाए, ठीक है। ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और मैं स्टार्टिंग से ही करते हुए चलूंगा, बहुत सिंपल लॉजिक पे, बहुत सिंपल से तरीके से चलूंगा, ठीक है। तो अब मैं मुझे इतना पता चल रहा है कि सर अगर मैं इसको -5 कर दूं और इसको +2 कर दूं ना, तो मेरे पे कहीं ना कहीं -3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² -5x +2x -10 = 0। तो यहाँ से मेरे पे इक्वेशन है। अब देखिए इन दोनों को और इन दोनों पे क्या कॉमन है, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। इन दोनों में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x-5। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x-5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, जब ये दोनों सेम हो जाए तो समझ लो आपका आंसर लगभग लगभग आ चुका है। तो यहाँ से x+2 आया मेरे पे, और यहाँ से x-5 आया मेरे पे, ठीक है। अब ये जो आए ना आप पे x+2 और x-5, ये जो है ना, ये क्या है, ये है मेरे फैक्टर्स ऑफ x² -3x-10। ये जो है ना, x+2 और x-5 ये फैक्टर्स हैं किसके, x² -3x-10 के। क्लियर है। अब ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स बोले तो कि जब मैं सर x+2 को x² -3x-10 से डिवाइड करूंगा ना, तो रिमाइंडर जो आएगा सर वो आएगा 0। सिंपल, वही वाली बात है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। क्लियर है ना। अरे अगर एक 4 है और एक 2 है, अब 2 तो 4 का फैक्टर है ना, अब मैं 2 से 4 को डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। समझ पा रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि x+2 and x-5 आर द फैक्टर्स ऑफ x² -3x-10। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि x+2 और x-5 फैक्टर्स हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ x² -3x-10 के। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया सर कि ये जो है फैक्टर्स है सर। बट अगर मैं इसको जीरो से कंपेयर कर लूं, जैसे कि x+2 = 0 और x-5 = 0, तो ये जो +2 होगा वो इधर राइट पे आएगा, और -5 आएगा वो भी राइट पे आएगा। तो ये हो जाएगा x = -2, और यहाँ से आ जाएगा x = +5, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे।
x -2 आ गया और x आ गया +5। अब यहां से मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा x = -2 जो है ना, ये जीरोज है। क्या है? जीरोज है। या फिर मैं बोलूंगा ये रूट्स है, रूट्स एंड जीरोज। या फिर मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू है ऑफ x। तो ये क्या होते हैं, जब भी मैं आंसर x की वैल्यूज निकालता हूं ना, उसको मैं बोलता हूं उसके रूट्स या फिर उसके जीरोस। यहां तक क्लियर क्लियर है? तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, x² - 3x - 10, तो x की दो वैल्यू आई यहाँ से -2 और x की वैल्यू आई +5। तो ये जो x की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू आई +5, मैं इसको बोलूंगा दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी इसको सॉल्व करना सिखाया कि कैसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हम करते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमारा कवर हो चुका है कि मैंने क्या बोला कि कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया, स्प्लिटिंग करना हमने इसको सीख लिया, कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजी है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजी है, सबने करा भी होगा। -b + √b² - 4ac होल अपॉन 2a। ये जो है, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम पे किसने हरा रंग डाला कर देंगे, है ना? तो -b +- -4ac होल अपॉन 2a। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, या इसको बोल सकता हूँ मैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको निकाला था, फाउंड किया था। ठीक है, अब इसी को श्रीधराचार्य या फिर मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। किसको सर? x² - 3x - 10 = 0। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको पहले मैं श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखता हूँ, -b +- -b² - 4ac होल अपॉन 2a। अच्छा, मैंने यहाँ पे श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब सर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे -b है। ठीक है, ये -b है सर। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे ये ए भी है सर, ये ए देख रहे हो, ये ए भी है सर। और यहाँ पे सर आप ये भी देख पा रहे होंगे सर, ये सी भी है सर, ये जो सी है अंदर, ये भी है सर। तो ये ए बी और ये सी क्या है सर? सबसे पहले देखते हैं। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं, देखो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं, तो क्या मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के, सबसे पहले ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने से पहले ए बी और सी क्या है, मैं ना इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो क्या होता है बच्चों? वो होता है ax² + bx + c। ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा इसमें प्लस माइनस भी कर लेना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x², अब यहाँ पे देखना x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? मेरा a। अच्छा, x का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा मेरा b। और जो लास्ट बचा दैट इज माय c, वो क्या है? मेरा कांस्टेंट नंबर है। वो क्या है? मेरा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पे a है 1, b है मेरे पे माइनस का 3, ये पूरा माइनस का 3, और c है मेरे पे माइनस का 10। अब मैं इस पे श्रीधराचार्य लगाता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो, देखो ये माइनस पहले से ही है यहाँ पे, और b क्या है -3, तो क्या हो जाएगा माइनस -3 पॉजिटिव नेगेटिव। अब बी स्क्वायर क्या है, -3 का होल स्क्वायर, अब -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है माइनस का 10 होल अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1। तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ध्यान से देखो ये 9 है, अब ध्यान से देखो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, और 10 4 जा 40 प्लस 9 मतलब 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 होल अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, अब आपको पता है गली के बच्चे बच्चे को पता है अंडर रूट 49 होता है क्या, 7। ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चीज कि ये प्लस माइनस भी है, तो यहाँ से आप करोगे 3 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 3 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 10/2 और यहाँ से आ जाएगा -4/2। इसको काटेंगे तो एक आंसर आ रहा है 5, एक आंसर आ रहा है -2। तो आप देख पा रहे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से कर सकते हो। बट अब मुद्दा ये है कि सर ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बट सर इसका रीजन क्यों, मतलब रीजन क्यों होना चाहिए, मतलब क्या रीजन था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने का। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब वो कंडीशन जो है वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस थी, ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हम वैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना सीखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला तभी वहां से इजाद हुआ ताकि ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से चुटकियों में सॉल्व कर देते। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में आ जाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। अब ये जो -b/4ac है ना, ये जो -b/4ac है ना, इसका एक नाम रखा गया दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको मैंने डी, कैपिटल डी से डिनोट किया, सिंबल इसका कैपिटल डी है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोला गया, इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोला गया, ध्यान से देखो, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को बोला गया डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब जैसे ही मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट को ढूंढा, जैसे ही मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट को ढूंढा, तो यहां से इस डिस्क्रिमिनेंट से हम पे 3 केस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे केस 1। तो केस 1 क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे इस केस पे 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं। क्या होता है, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो ये कैसे हम बताएंगे सर, एग्जाम्पल क्या दोगे सर? अरे सिंपल से एग्जाम्पल है यार, अभी अभी लिया था, एक्स स्क्वायर -3x -10। अब यहाँ पे देख, डिस्क्रिमिनेंट निकाल, तो बी स्क्वायर क्या है, देखो 9, देखो बी स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, -4 इंटू ए है 1 इंटू सी है -10। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना आ रहा है, देख लो, यहाँ पे 49 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा है।
तो यहाँ पे दो अलग अलग और अनइक्वल रूट्स आए। क्या क्या आए, x इक्वल्स टू एक बार आया था 5, देख लेते हैं, हाँ 5 आया था, और एक बार x इक्वल्स टू -2 आया था। तो देखो दो अलग अलग रूट्स आए ना, मतलब रियल रूट्स होने वाले हैं और अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो दिस इज अवर केस 1 जहां पे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब आ जाते हैं केस 2 पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल सी बात है, जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाता है 0 के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना, इसी से, इस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 वाले केस से ना क्वेश्चंस बनते हैं भाई, और वो अभी ही करते हुए चलूंगा, मैं खत्म करते हुए चलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं टाइम, मतलब ऐसा है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो अगर मैं बोलूँ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो यहाँ पे टू रियल एंड इक्वल रूट्स बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर, मतलब इक्वल मतलब, सर इक्वल मतलब कि x की दो वैल्यूज आएंगी, x की x की दो वैल्यूज आएंगी, और वो दोनों वैल्यू सर इक्वल होंगी, सेम होंगी। जैसे कि x आ जाएगा 2, दूसरा भी x आ जाएगा 2। तो ऐसा बहुत सारे कंडीशन बनेंगे जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो x की दोनों सेम वैल्यू आएगी। वो कब आती है, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना भाई वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ भाई, आप एग्जाम्पल देखो और देखो कहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 बन रहा है, तो वहां पे दोनों रूट्स सेम आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस पे सवाल आते हैं बहुत गजब के। अब इस पे कैसे सवाल आते हैं भाई, इक्वल रूट्स पे मैं आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो क्वेश्चन कर लेंगे इक्वल रूट्स पे, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इक्वल रूट्स पे, देख लो, सीधे सीधे एक ही साथ करवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो इक्वल रूट्स पे क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के की ना आपको वैल्यू निकालनी है, के की ना आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जहाँ पे आपका जो रूट्स है ना वो इक्वल है। अब इक्वल रूट्स है तो मुझे एक चीज़ तो पता है, और वो क्या है सर, वो ये है कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है। और अगर मुझे ये पता है कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है, तो ये भी मुझे पता है कि डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डी जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो चुका है। अब अगर ये 0 के बराबर हो चुका है तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो कि बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है। बहुत मज़ेदार है, तो यार इजी है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा के की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस पे बी स्क्वायर मतलब बी क्या है, तो देखो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा जो बी है ना वो क्या है, मेरा जो बी है ना वो मेरा क्या है, 4k है। देख लो 4k, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही होता है ना बी, तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए तो मुझे साफ दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इंटू सी क्या है, सी तो पूरा ही है, देखो कांस्टेंट है ना ये पूरा। ये हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट पे, तो ये सब नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, इस पूरे को देखो, ये पूरे को उठा के मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो देखो मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता हूँ। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, अब इस माइनस के स्क्वायर, इस पूरे को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, दैट इज
3k² प्लस के माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको गली का बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से k की दो वैल्यूज आ जाए, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया है ना, इक्वल रूट्स वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई ये 4 मार्क्स कंटेन करता है। 4 मार्क्स का सवाल आएगा भाई इससे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब मेरे ख्याल से इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं कर लेता हूँ। 3 2 6 6 6 के फैक्टर लेते हैं। 2 3 जा 3 1 जा, तो भाई 3 और 2 पे मुझे ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि पॉजिटिव क्या आ जाए भाई, पॉजिटिव क्या आ जाए भाई। तो दिमाग लगाओ भाई, क्या आ सकता है, क्या दिमाग लगा सकते हैं, कैसे इसको स्प्लिट करके पॉजिटिव आ सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ 3k², ठीक है, ये हो जाएगा 3k²। ओके, तो ये हो जाएगा 3k² प्लस 3k -2k इक्वल्स टू 0। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3k कॉमन है, हो जाएगा k+1, और इन दोनों में -2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा k+1 इक्वल्स टू 0। अब मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा k+1 इक्वल्स टू 0 और 3k-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आई, दैट इज -1, और यहाँ से k की दो वैल्यू आई, दैट इज 2/3। तो यहाँ पे देखो k इक्वल्स टू 2/3 एंड k इक्वल्स टू -1। बहुत ही गजब की चीज मैंने यहाँ पे कर दी है, बहुत ही ईजी था। k की मैंने दो वैल्यूज लेकर आ गया हूँ, दैट इज k इक्वल्स टू -1 एंड k इक्वल्स टू 2/3। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा कोई बात नहीं है। तो सेकंड वाला टाइप मैंने किया, सेकंड केस किया जब d इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, अब आ जाते हैं केस थर्ड पे, अब आ जाते हैं केस थर्ड पे। एक सेकंड रुको। ओके, अब आ जाते हैं केस थर्ड पे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए। अब अगर जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता है ना, तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं भाई। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हो जाए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है। अब जैसे ही अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है ना भाई, तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, उसके फिर बनते हैं इमेजिनरी रूट्स। और ये आप करोगे क्लास 11th पे, जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई नेगेटिव के अंदर अंडर रूट जब आ जाता है तो वहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं बनते, इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, ठीक है। और ये वाला जो कंडीशन है, इस पे सवाल आपके सिलेबस से आएगा भी नहीं, ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इस पे कोई भी रियल रूट्स नहीं बनता, इमेजिनरी रूट्स बनते हैं। और बस यही कंडीशन जो ऐसी थी जहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला काम आया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत सारे, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी जो सॉल्व नहीं होती थी, वो यही वाली इक्वेशन थी जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 आता था। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया। अब जैसे ही अंडर रूट के अंदर आ जाता था तो फिर मैं एक आयोटा लगा देता था और वहां से मैं सॉल्व कर लेता था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो आप 11th में आप ये सीखोगे। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो केस 3 हमने करा, केस 1 किया, केस 2 किया, केस 3 किया, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो मैं आपको बता देता हूँ। केस सेकंड जो है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है और दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, इक्वल, जहाँ पे दोनों इक्वल रूट्स होते हैं ना, इक्वल रूट्स होते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी जब इक्वल रूट्स होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया। तो मैंने तीनों केस अभी डिस्कस करे, बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन हमने कर लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे, अब आ जाते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट केसेस पे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि आप अगर आप एमसीक्यू कहीं ना कहीं कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स तो पता होने चाहिए भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में,
एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी कराने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई थी, हम सबको पता थी, और वो मैं निकाल लेता हूँ। वो x की दो वैल्यूज क्या है वो मैं निकाल लेता हूँ। x की दो वैल्यूज आई थी, एक आई थी 5 और एक आई थी, अच्छा ही थी क्या? देखने दो। एक आई थी 5 और एक आई थी -2, है ना? एक आई थी 5 और एक आई थी -2, तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई थी। x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई थी, एक आई थी 5, एक आई थी -2। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही गजब की चीज है ये। अगर मैं अब ये जो है ये तो इसके जीरोज ही है ना, ये तो इसको जीरोज ही है ना, ये तो इसके जीरोज ही है ना। अगर मैं सम ऑफ जीरोस कर दूं, इन दोनों का सम कर दूं, क्या बोल दूं, इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं, तो अगर मैं बोलूं सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज 3। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टिव से। जब आप एमसीक्यू करोगे ना, ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो जब मैं बोलूं सम ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो क्या आ रहा है मेरे पे 3, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरे पे, देखो ना, 5 × -2 कितना आ रहा है, देखो ना, -10 आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा मेरा, -10। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। तो सीधे सीधे इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, देखो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो सर, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है सर? सर, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है सर? तो मैंने तो अभी आपको बताया, सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी मेरे दो जीरो है उनको दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया सम ऑफ जीरो, उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बट सर बट सर ये फॉर्मूला क्या है सर, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का? अब ध्यान से देखो, -b/a मैंने बोला। अब मैंने क्या बोला, ये जो b है ना, ये b इज क्या है, b क्या है, b क्या है, b है x का कोफिशिएंट। b क्या है, x का कोफिशिएंट। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और c क्या है, c है मेरा कांस्टेंट नंबर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखना, x² -3x -10। अब देखो, तो मुझे पता चल गया सम ऑफ जीरो, मतलब सम ऑफ जीरो बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अब इस सम ऑफ जीरोस को मैंने, जो दो जीरोस थे मेरे, उसको मैंने, एक को मैंने अल्फा नाम दे दिया, एक को मैंने बीटा नाम दे दिया। तो ये दो अलग अलग जीरोस हो गए मेरे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा -b/a। अब इसको देख के देखो क्या है, माइनस, और फिर -b क्या है, -3 ओवर a क्या है मेरा 1। तो देखो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पे, 3। देख रहे हो, मैं मतलब मैंने जीरोस निकाले भी नहीं है, सिर्फ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के दोनों के सम के निकाल दिए, दोनों का सम निकाल दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको प्रोडक्ट बोलूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा। तो देखो, सी ओवर है, अब सी क्या है मेरा, -10 ओवर ए क्या है मेरा 1। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -10। समझ पा रहे हो? मतलब सम ऑफ जीरो क्या आ गया, 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया, -10। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के मैं ये बता पा रहा हूँ। क्लियर है? सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के मैं ये बता पा रहा हूँ। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि 4x² -7x और +2। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इन इसका अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो देखो सम ऑफ जीरोस कितना इजी हो जाएगा मेरा, 7/4। देखो माइनस, और पहले से -7 था तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7/4। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट बोलूं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2/4, है ना, मतलब 2/,
तो भाई विच इज 1/2। तो देखो प्रोडक्ट इसका कितना इजीली मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब इन दोनों का सम निकाले बिना ही सम ऑफ जीरोस भी कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ पे हो जाता है ये, जब आप एमसीक्यू करोगे। इसका एज सच कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा आईसीएससी में, बट यहाँ पे एमसीक्यू जब आप करोगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। समझ पा रहे हो? ये बेसिकली एक सीबीएसई का टॉपिक है 10th का, बट ये एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा एक और चीज, अगर अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सम ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ जीरोस पता है लेट सपोज 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है लेट सपोज -10, तो क्या आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूं। तो वो कैसे बनता है देखो, मैं लिखूंगा के एक कांस्टेंट नंबर है कोई भी, के एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब देखो के x², अब देखो सम ऑफ जीरो क्या था, -3, देखो माइनस बाहर है, सम ऑफ जीरो क्या था 3, और ये हो जाएगा x, और प्रोडक्ट क्या था -10, ये हो जाएगा -10। तो देखो बिना बिना सॉल्व करे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे पहुंच गया, देख लो भाई। मतलब मुझे सम ऑफ जीरोस पता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता था, और मैं डायरेक्ट पे कहाँ पहुंच गया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। है ना इजी ये चीज? तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है आपकी। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका मैं ऐसे ही मतलब हवा में हवाबाजी नहीं करता, मैं पहले उसके प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, और इसको तरीके से कैसे ले जाना है बच्चों को, हर चीज के साथ कनेक्ट करते करते इसको लास्ट एंड तक मैं ले आता हूँ। अब आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, मतलब एक सवाल तो आईसीएससी में इसके बिना आएगा ही नहीं भाई, कि बोलेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये वाले सवाल अभी हम करते हैं, और फिर लास्ट सवाल जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट 1 का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम अब आ जाते हैं हम हमारे नए टॉपिक पे, दैट इज दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो मैं इसी को इक्वेशन लिख रहा हूँ, 4x², मैं देख लेता हूँ यहाँ पे -7x, क्वेश्चन भी देखते हैं ना भाई, हमें याद थोड़ी रहते क्वेश्चन। इक्वल्स टू 0। अब इसने क्वेश्चन बोला करेक्ट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, अब अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, अगर मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली ना भाई, तो यहाँ पे एक चीज मतलब श्योर है। श्योर क्या है? अगर वो आपको बोल रहा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल, तो इट मीन्स जब तू इस पे श्रीधराचार्य लगाएगा ना, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो मेरा डी है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना भाई, तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे वैल्यू आएंगी। अब जिसको समझ में आ रहा है वो तो समझ गया, अब जिसको नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहला काम सबसे पहला काम, अगर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाले सवाल आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंडर रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे कि 48, जैसे कि 21, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट में नंबर आएगा, डेसिमल पॉइंट पे आएगा, जैसे कि मान के चलो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ये इसका आंसर नहीं है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, 3.123 ऐसे करके पॉइंट पे वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे हमने क्लास 8th पे हमने सीखा था कैसे निकालते हैं इसको, अंडर रूट को, बट देखो मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम आती थी इन चीज़ों पे, अब उसको डेसिमल एक्सपेंशन तक निकालना लंबा हो जाता था काम, इसके लिए 4 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ।
वो आपको कॉपी में नहीं करना, कहीं चालाकी में किनारे छुप के खोपचे में कहीं कॉपी के पीछे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो क्या है, एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट। मैं इसको देख लेता हूँ भाई एक बार, कहीं गलत ना हो जाए। वेट करो भाई, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव टू कंफर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 सेकंड रुक जाओ। हम्म, ऐसा है ना भाई, कोई भी चीज जैसे हम कर रहे हैं, अब अगर मैं गलत फर्स्ट टाइम पे किसी बच्चे को गलत बता रहा हूँ, उसके छप जाता है, तो वो गलती ही करेगा बार बार। इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। इसका एक शॉर्टकट जो है, फॉर्मूला जो है, पहले मैं उसको लिख रहा हूँ। क्या है ना, बहुत सारी चीजें हमें भी याद नहीं रहती भाई। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इसको लिख लो पहले, इसको मैं समझाता हूँ इसको करना कैसे। इसको मैं समझाता हूँ करना कैसे, पहले इसको लिख लो। ठीक है, इसको मैं करने से पहले आपको करवा देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको करना है। सबसे पहले इसको कर लो आप, जल्दी जल्दी करो। अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है इसको। ठीक है, ओके। अब ये है हमारा शॉर्टकट। ये है मेरा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्या लिखा मैंने, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब मान के चलो, मैं करता हूँ अंडर रूट 48। मुझे अंडर रूट 48 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम, देखो मैं क्यों शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैंने अंडर रूट एक्स बोला। अब सबसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, है ना। तो ये क्या है, मेरे परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इस 40 अंडर रूट 48 को देख के ये देखना है कि सबसे पहले इसके नजदीक में, आसपास नजदीक में एक परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि इसके आसपास में एक परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट 49, है ना। और अंडर रूट 49 होता है 7 का। ठीक है, तो यहां से मुझे इतना पता चल रहा है कि इसके आसपास पे मुझे रखना है। तो देखो, इसके आसपास में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो मेरा यहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट पे। तो मैं इसको लिख दूंगा अंडर रूट 49। ठीक है, 48 के आसपास पे कौन था, अंडर रूट 49 था। तो देख लो, अंडर रूट 49। अब इस अंडर रूट 49 में मैं क्या ऐड करूं या क्या माइनस करूं कि अंडर रूट 48 हो जाए। अब दिमाग नहीं लगाना इस पे, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना बताओ। इसमें मैं क्या ऐड करूं या क्या माइनस करूं कि 48 हो जाए। भाई इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या क्या माइनस करूं मैं इस पे, 1 माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मुझे प्लस करना है, जो मुझे माइनस करना है, मुझे इसी को देख के करना है। तो मैंने क्या किया, 49, और 49 में क्या माइनस किया कि 48 आ जाए 1। होल अपॉन 2 इंटू अंडर रूट क्या है 49। देखो कितना ईजी हो जाएगा। अभी हो जाएगा 7 - 1 अपॉन 2 इंटू 7, हो जाएगा 7 - 1 अपॉन 14। अब मेरे ख्याल से गली का बच्चा बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है भाई। इसके फॉर्मूला, अब क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, अरे बोलो भाई। कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना, 14। तो हो जाएगा 7 × 14 - 1। तो भाई मेरी तो गणित थोड़ी कमजोर है। 7 × 3 = 27, 28, 8 × 2 = 7 × 7 = 8 9 98। ये हो जाएगा 97/14। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 97.14, तो भाई आंसर क्या आने वाला है, पॉइंट में ही आएगा। बस आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको रख देना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रख देना है। बहुत खतरनाक, बहुत ही सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा समझ में। अरे बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई इसको कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर का भी यूज़ कर लेते हैं भाई। क्या है भाई इसमें, दिखाना जरा। 97.14, 97.14 ना, 97/14, कितना होगा आंसर।
देखो अब ये आ गया। अच्छा 97.19 नहीं आ गया भाई, ये तो एक मिनट, 97/14। अब इसको सॉल्व करूँ। अच्छा देखो ये आ गया, कितना आ गया, 6.9285 अब भाई तुझे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, या करेक्ट टू 3 चाहिए, या करेक्ट टू 4 चाहिए। 4 तो कभी नहीं आता। करेक्ट टू 2 चाहिए होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर लियो, 5 से ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 6.93। और अगर 3 चाहिए तो यहाँ तक आ जाएगा 6.928। क्लियर है कि नहीं है मेरे ख्याल से? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो ना। तो ये चीज समझ में आएगी नहीं आई है बताओ। अब हम कर सकते हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाला काम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं देखो। अब मैं इसको क्वेश्चन लिखता हूँ। 4x² -7x +2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे इसको सॉल्व करना है। टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब मुझे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजीली मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहले मैं सवाल देख लेता हूँ कहाँ है, इसका आंसर क्या है। ऐसा है ना भाई, देखो ऐसा है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ पहले इसका सवाल का आंसर कहाँ है। पहले मैं आंसर भी तो चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल चुका है सवाल। ठीक है, आईसीएससी 2009 में आ रखा है। 2009 में आ रखा है सवाल। आईसीएससी 2009 में आ रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगा श्रीधराचार्य। तो सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी -7 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 7 7 49। -4 × 4 × 2। ठीक है, होल अपॉन 2 × 4। तो ये हो जाएगा जी 7 प्लस माइनस √49। ये हो जाएगा कितना, 16। 4 16 और 16 × 2 60 12 2 1 2 32 -32 अपॉन 8। ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 √17 अपॉन 8। ये आ रहा है क्या, √17/8, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब देखो इस √17 को अपन को सॉल्व करना है। भाई देखो चालाकी ऐसी करनी, दिखाना ऐसे है कि 17.00 ऐसे करके, है ना। ये दिखा देना टीचर को रफ में, और किसी भी कॉपी के पीछे खोपचे में। आपको क्या करना है, पता चल गया ना क्या करना है। आपको करना है √x, ठीक है, +-y/2 √x। अब देखो 17 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था। 17 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर है 16। ठीक है, तो आप लिखोगे √16, और √16 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए, +1 होल अपॉन 2 √16। ठीक है, देखो ये शॉर्टकट तरीका है, ये आपको अपनाना नहीं है, बस समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। चालाकी भी तो करनी होती है थोड़ी बहुत यार। तो ये हो जाएगा 4 +1/2 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 +1/8। एलसीएम ले लो, 8 4 8 32, 32 + 1, ये हो जाएगा 33/8। देखो ये आ गया 33/8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 33/8। अब मैं सबको मिटा दूंगा क्योंकि भाई ये चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेगी ताकि टीचर को पता ना चले। नंबर ना काट लेना भाई। मैंने तो ऐसे ही किया था, बोर्ड में मेरे तो पूरे नंबर आए थे। अब देखो आपको तो पता चल गया, आंसर आ गया 33/8। ठीक है, 33/8 को डिवाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो 8 33, तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 या 24, और 4 8 जा 32। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा है। ठीक है, 8 1 जा 8, कितना है 2, फिर जीरो आ गया। फिर 4 8 2 जा 8 2 जा 16, 4 फिर जीरो। भाई मुझे तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था। ठीक है भाई, तो अपने को इतना पता चल गया कि मेरा आंसर आ जाएगा 4.12। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 7। अब देखो ये मैंने कर लिया, 4.12 आ गया। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं देखो चालाकी भी करूंगा भाई। मैं 4.12 मैंने लिख दिया, अलग से लिख देना कॉपी में। अब इन सब को मिटा दो भाई,
सबको मिटा दो, सबको मिटा दो, सबको। अब यहाँ पे ऐसे करना, ठीक है। तो करोगे 4 4 4 4 जा 16, ठीक है, 1, ये 2 0 इधर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8, बस ऐसे करके 4.12 कर लेना। ये टीचर को दिखा देना ना भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ यार, थोड़ी चालाकी तो करनी पड़ती है ना आईसीएसई में। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 17 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, अभी अभी हमने निकाला ना, अभी हमने निकाला 4.12 होल डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4.12 अपॉन 8, और एक हो जाएगा 7 माइनस 4.12 अपॉन 8। अब मेरे ख्याल से यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस का खेला। आया कि नहीं आया बताओ, सच से बताओ, आ गया। अब अगर सर मैं बोलूं करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बताओ, तो उसका भी एक सवाल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ 5x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है कि 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 9, 3 3 9, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4 माइनस का 4 होल अपॉन 2 इंटू 5। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, 80 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा जी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 89 अपॉन 10। यही आ रहा है क्या, देखने दो एक बार, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। देखो ऐसा है ना भाई, मैं क्रॉस चेक करके चलता हूँ भाई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है क्या मेरे बारे में सोच रहा है, बिल्कुल सही है भाई। अब इस 89 का अंडर रूट 89 का कैसे निकाले भाई, अब इस अंडर रूट 89 को कैसे निकालना है, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। तो हमें पता है ये 89 किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था 49, अंडर रूट 49 होता है 7 का, 64, 8 8 जा 64, 81, 9 9 जा 81, है ना, ठीक है, ठीक है। और आ जाएगा अंडर रूट 10 आ जाएगा, अंडर रूट 100 आ जाएगा 10। तो 81 के आसपास का नंबर है ये, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अब पहले मैं इस अंडर रूट 81 की चालाकी कर लेता हूँ, अंडर रूट 81 सॉरी अंडर रूट 89 की चालाकी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट x। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि 89 हो जाए, तो क्या जोड़ूंगा भाई मैं, अरे बोलो ना, 8 जोड़ूंगा ना, अपॉन 2 अंडर रूट 81। तो ये हो जाएगा क्या, 9 प्लस 8 अपॉन 9 2 जा 18। बस अब इसको सॉल्व करो, करेक्ट टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक लाओ और आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 18 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 8 9 जा कितना होता है भाई, यार वही है ना, कर करके ना ऐसा हो जाता है भाई काम कि दिमाग काम नहीं करता, ठीक है ना। तो हो जाएगा भाई कितना, 8 9 जा हो जाता है 72, और 2 और 7 और 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो हो जाएगा 162। तो ये हो जाएगा 162 प्लस 8 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 10, तो हो जाएगा 170 अपॉन 18। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 170 अपॉन 18 को सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 170, 170 अपॉन 18। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो भाई गलत आ रहा है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1170 अपॉन 170 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लेता हूँ,
170/18, 0 भाई 0। क्या बात है, इससे ज़्यादा, इससे तेज तो मैं ही कर लेता। 170/18, तो ये आ जाएगा 9, देखो आ गया 9.44444, है ना। तो ये आ जाएगा 9.444। अब देखो मुझे इतना पता चल गया कि 170/18 होता है 9.444। ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक। ठीक है, 9.444, ठीक है 9.444। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इतना इजी हो जाएगा। बस इसको जरूर, अब एक चीज़ भाई मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब ये करोगे ना तो ये प्लीज़ ज़रूर मिटा लें। टीचर को पता नहीं होना चाहिए ना भाई कि तुमने शॉर्टकट से किया है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना है बस आपको, और कुछ नहीं है भाई, है ना। मैं तो ऐसे ही करता था भाई, मेरे नंबर आते थे 9.444/10। अब इसको सॉल्व करोगे करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे, मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है। हेलो। ओके, तो ये हमने कर लिया, बहुत इजी है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के टाइप क्वेश्चन। के की वैल्यू निकालनी, बोलते हैं ना के की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल दैट। तो हम उसको अब निकालते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम फाइंड द वैल्यू ऑफ के टाइप के क्वेश्चंस की। तो हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 3। x अगर 3 है और यहाँ पे मुझे इसने वैल्यू दे रखी है k +2 ब्रैकेट में x² -kx +6 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी एक वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे के की वैल्यू निकाल, अब के की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू है 3, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, सिंपल है। एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इस के की वैल्यू के, तो आपको उसको करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा k +2, और x की वैल्यूज रख देते हैं 3² -k × 3 + 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा k +2, ये हो जाएगा 3 3 9 -3k + 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9 2 18 -3k + 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, सेम प्रजाति को ऐड माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6k प्लस, तो ये हो जाएगा 6 6 × 6 12 6 18 6 4 24 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड किया 24 है, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल्स टू -24, एंड के की वैल्यू आ जाएगी -24/6। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 6 6 4 × 24 ना, तो के की वैल्यू आई -4। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा चीज, ठीक है। एक और सवाल कर लेते, एक और सवाल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और सवाल लिखा हुआ है के की वैल्यू निकालने के लिए। अब बोल रहा है, अब बोल रहा है मुझे निकालना है x² + kx -5/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर अगर इसका वन रूट मुझे गिवन है, वन रूट मुझे गिवन है, दैट इज 1/2। एक रूट मुझे गिवन है, x की एक वैल्यू पता है मुझे, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं मुझे k की वैल्यू, मुझे एक x की वैल्यू गिवन है, एक रूट गिवन है, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ना, k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 -5/4 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 -5/4 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ राइट पे, और इसको भी मैं राइट पे शिफ्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा k/2 इक्वल्स टू 5/4 -1/4। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा k/2, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 - 1, ये हो जाएगा k/2 इक्वल्स टू 4/4, कट जाएगा ये आ जाएगा 1।
इन के की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर पार्ट 1। और मैंने इस चैप्टर के साथ जस्टिस किया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा कि कैसे हम इस चीज़ को धीरे धीरे करके सब चीज़ कंप्लीट करवाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हमारा होने वाला है, लेक्चर पूरा देखिएगा, ठीक है ना। पूरा आपने अगर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 जो कि मोस्ट डिमांडिंग है। और इस पे वर्ड प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइप। हर टाइप का सवाल मैं इस पे करने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम में। दैट इज अवर पार्ट 2 जो कि अभी आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा। तो अभी अगर आप अभी तक अगर आप चैनल पे जुड़े हुए थे हमारे साथ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहीं पे हम सारे अपडेट देते हैं। और हमारे एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, जिसमें 1K डाउनलोड्स हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चों ने उसको डाउनलोड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी हेल्प करी है और जिस पे हमने कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया है, इट्स फ्री। अब इसका मतलब ये फ्री है तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब होगा। देखो मेरा मेंटल लेवल अलग है। देखो मैं बहुत अच्छा वर्किंग प्रोफेशन में हूँ और मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है भाई, साफ सीधी बात है। और मैं ये चीज़ जो है फ्री में कर लेता हूँ। उस फ्री में करने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं सब चीज़ ही फ्री में कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। भाई यूट्यूब का पैसा भी आता है, इसलिए भाई मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं फ्री में करूँ ये चीज़, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में वो अलग बात है कि कुछ ना कुछ हम इस पे ज़रूर करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही हो। टिल देन बाय बाय, लव यू।